नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिट 3 में जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन कैसे ले ये सीखेंगे हम इस यूनिट में। तो इसका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग क्या है। चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब डिसीजन क्यों लेना पड़ता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या एक गोल अचीव करने के लिए? तो सारे अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना होता है डिसीजन मेकिंग। और ये एक मैनेजरियल का बेसिक फंक्शन है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट, यूज फॉर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में। हाँ, यूज फॉर सेटिंग स्ट्रैटेजीज, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलोकेटिंग रिसोर्स एंड गाइडिंग चेंज, इम्पैक्ट लीडरशिप, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस डिसीजन मेकिंग का मैनेजमेंट ये है कि स्ट्रैटेजीज बनाने में काम आता है, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, रिसोर्सेस अलोकेट होते हैं लोगों को, और लीडरशिप में इम्पैक्ट करता है, रिस्क मैनेजमेंट में इम्पैक्ट करता है, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन में काम आता है कोई डिसीजन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टेप्स क्या है डिसीजन मेकिंग में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, 4 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए, क्योंकि 8 पॉइंट्स है और इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। तो स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 1 है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिसीजन लेने से पहले किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है वो तो देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट है। सेकंड, एनालाइजिंग ऑप्शंस। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद डिसीजन लेने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। थर्ड है इवेल्युएटिंग डाटा। अब डाटा को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढने के लिए उस अगर ये ऑप्शन चूज करेंगे तो इसका आउटकम क्या आएगा, ये करेंगे तो उसका आउटकम क्या आएगा, ये है डाटा। तो ये डाटा अपन देखते हैं। उसके बाद कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म, ये मैंने अभी बोला, कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर मैं अभी ये डिसीजन लूँगा तो इसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा। अगर मैंने अभी इसके बाद बीबीए के बाद एमबीए कर लिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे जाके, या फिर अगर मैंने ये छोड़ के ये किया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिफ्थ प्रोसेस, कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन। अब तुमने अपने मन से एक चूज़ कर लिया है, एक ऑप्शन चूज़ कर लिया है, अब तुमको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम ही सही हो। तुमने कोई भी चूज़ किया है तो तुमको कंसल्ट करना चाहिए जो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं या बहुत नॉलेज है जिसके बाद, उसको जाके कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद कोलैबोरेट करना चाहिए कि तू भी मुझे हेल्प कर इसमें ये करने के लिए, बेस्ट कोर्स डिसीजन लेने के लिए। सो सिक्स्थ है रिस्क असेसमेंट। अगर किसी ऑप्शन को तुम चूज़ कर रहे हो एंड उससे तुम्हारा कुछ गोल अचीव हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें 1% रिस्क भी होता है कि अगर ये काम ना करा और ये अगर फेल हो गया तो एक रिस्क भी होती है। तो उसका भी असेसमेंट करना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितनी रिस्क है, वो भी देखना पड़ता है। सेवन्थ है इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसको सेवन्थ है कि सब कुछ देखने के बाद अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की। अब तो ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ, मैं डिसीजन ले लेता हूँ, तो इम्प्लीमेंट कर दिया और एक्शन काम करना शुरू कर दिया। एट्थ है फीडबैक एंड एडजस्टमेंट्स। एट्थ है फीडबैक। देखो तुमने डिसीजन ले लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्शन कर लिया, अब ये इसका इम्पैक्ट क्या आया, तो लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा तुमको कि जो मैंने डिसीजन लिया है सही है क्या, सही काम कर रहा है क्या, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करो, थोड़ा चेंजेस करो, हो गया। तो ये है 8 स्टेप्स। 8 मार्क के लिए आ सकता है, नहीं तो 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। और इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डिसीजन मेकिंग? गोल ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन स्पेसिफिक गोल होता है, रैशनल एनालिटिकल, बेसिक लॉजिक और एनालिटिक्स यूज़ करके हम डिसीजन लेते हैं। अनसर्टिनिटी रिस्क, मैंने अभी बोला, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, कभी कभी तुम जो सोच रहे हो उसके परे आ सकते हैं, मतलब उससे कुछ उल्टा ही हो सकता है। ठीक है। वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, मल्टीपल सॉल्यूशंस आर कंसिडर्ड। बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक काम करने के 10 प्रकार होते हैं, तुमको बेस्ट चूज़ करना है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्वॉल्व्स मेनी वेरिएबल्स। अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए सब कुछ तुम्हें मद्देनज़र रखना होगा। पीपल, रिसोर्सेज, टाइम, तुम्हारे पास क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा।
टाइम सेंसिटिविटी, कुछ कुछ डिसीजन होते हैं जो तुमको बहुत क्विकली लेने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। स्टेक होल्डर इम्पैक्ट, अफेक्ट मल्टीपल पार्टीज़। स्टेक होल्डर का इम्पैक्ट होता है किसी भी इसमें डिसीजन लेने में। वो इम्पैक्ट करता है बहुत सारी पार्टीज़ को। और कॉग्निटिव बेसिस, सस्पेक्टेबल टू ह्यूमन एरर्स इन एडजस्टमेंट, कॉग्निटिव बेसिस पे होता है। कॉग्निटिव देखना पड़ेगा क्या है तो ये लेकिन मुझे लगता है कुछ टेक्निकल है, ठीक है। इरिटेटिव इटीरेटिव प्रोसेस, इट में बी रिवाइज बेस्ड ऑन आउटकम्स। हाँ, ये प्रोसेस है जो कि आउटकम के बाद रिवाइज करके उसको बेटर बनाने के लिए यूज़ होती है। कोलैबोरेटिव नेचर, ऑफन इनवर्स, ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव मतलब एक से ज़्यादा लोग अगर कोलैब करके किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे उतरे तो उसको कोलैबोरेटिव नेचर होता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, उसके उसके वैल्यूज है, उसके हिसाब से डिसीजन को शेप किया जाता है। एथिकल डायमेंशन शुड अलाइन विथ एथिकल स्टैंडर्ड्स। अब किसी किसी कुछ एथिक्स होते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन जो है वो अलाइन होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। अब किसी के एथिक्स बहुत ज़्यादा है और तुमको उसको बहुत नीचे लेवल का कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसको पसंद नहीं आएगा ना, उसके उसके साथ अलाइन करना चाहिए वो डिसीजन, ऐसा है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स लिमिटेड बाय बजट टाइम पर्सन, ऑफ कोर्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट, अगर बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, अगर कोई एक छोटा सा लड़का है एंड उसका ख्वाब है कि मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूं या बहुत ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, तो उसके सपने तो बड़े हैं लेकिन रिसोर्स कंस्ट्रेंट है ना, उसको वो वीडियो शूट्स करने के लिए या इसके लिए एक अच्छा कैमरा चाहिए होगा, अच्छी लाइटिंग चाहिए होगी, अच्छा स्टूडियो चाहिए होगा, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो उसको जितने रिसोर्सेज उसके पास है, जो भी उसका मिड रेंज का फ़ोन है उसके पास, जो भी नेचुरल सनलाइट है, उसके साथ ही जो रिसोर्सेज है उसके साथ उसको डिसीजन लेके काम कर चालू करना पड़ेगा। रिसोर्सेज देख के भी डिसीजन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट अपने पास है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन जो हम लेते हैं उसके टाइप्स कितने कितने हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक में एक बंदा डिसीजन लेगा, बस एक ही अकेला बंदा 1% डिसीजन लेता है, ये फास्ट होता है और क्लियर अकाउंटेबिलिटी होते हैं। और क्योंकि अकेला बंदा ले रहा है ये बहुत फास्ट होगा और मॉरल और इनोवेशन थोड़ा रिड्यूस हो सकता है क्योंकि अकेला बंदा है, अकेले को इतना नहीं, मतलब उसकी लेवल उतनी नहीं रहेगी जितना ज़्यादा लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। सेकेंड है डेमोक्रेटिक, इसमें वोट्स होते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स आए वो डिसीजन लिया जाता है। ये इंक्लूसिव है, फेयर है, सबके साथ फेयर है क्योंकि जिसकी ज़्यादा वोट्स वो जीतेगा, फेयर है बहुत ज़्यादा और बेटर डिसीजन आते हैं एक ऑटोक्रेटिक से। तो कॉन्सेंसस, ग्रुप एग्रीज अनोनिमसली। देखो अब कोई डिसीजन रखा जाता है एंड ग्रुप साथ में मिलते नहीं हैं और अनोनिमसली मतलब अब वो डिसीजन को एग्री किया जाता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, कंसल्टेटिव, अब इसमें 1% डिसाइड्स आफ्टर इनपुट फ्रॉम अदर्स। बहुत सारे लोग, देखो अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम जाके अभी आईआईटी करेंगे या हम अभी बिजनेस खोलेंगे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, उसके बाद एक बंदा जो कि ऑलरेडी एक आईआईटीएन है या फिर एक बंदा जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है, उससे जाके कंसल्ट करेंगे कि हमारा आइडिया कैसा है। इतने सारे लोगों का आइडिया सुनता है एक पर्सन और वो डिसाइड करता है क्योंकि वो इस फील्ड में बहुत आगे है और उसको बहुत नॉलेज है, तो इसको बोलते हैं कंसल्ट करना किसी से। टीम्स डिसाइड इंडिपेंडेंटली विथ लिटिल ओवरसाइट। लीजर फेयर्स मतलब इंडिपेंडेंटली जो टीम होती है वो डिसाइड करती है इंडिपेंडेंटली, बहुत छोटे से, मतलब ज़्यादा इंसाइट्स नहीं रहते उनके पास और इतना टाइम भी नहीं रहता, तो उनके जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, तो बहुत लिटिल इंसाइट्स के साथ उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है इंडिपेंडेंटली। और एम्पावर्ड स्किल टीम होती है तो वो जल्दी फास्ट डिसीजन ले लेती है। तो अपना 3.2 है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगे, तो इसमें आते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और ग्रुप डायनेमिक्स। तो इंटरनल में आते हैं
इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, तुमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डिसीजन के लिए। टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, रिस्क होती है, अनसर्टेनिटी होती है, कॉग्निटिव बेसिस अभी बताया मैंने, इमोशंस होते हैं किसी डिसीजन लेने के टाइम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइम तुमको पता होना चाहिए कितना टाइम है वो डिसीजन के लिए, और रिस्क भी पता होनी चाहिए। कभी कभी इसमें इमोशंस भी ऐड होते हैं कि अगर तुम अपनी बहुत पुरानी वाली बाइक अगर बेच रहे हो क्योंकि तुमको नई बाइक लेनी है, तो पुरानी बाइक के साथ तुम्हारा एक इमोशन अटैच होता है, तो वो डिसीजन लेने के लिए कभी कभी इसमें इमोशंस भी ऐड रहते हैं। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़, ये भी एक है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ उस फील्ड में होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। रिसोर्सेस होने चाहिए तुम्हारे पास, टाइम मनी मैन पावर होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग स्टाइल होनी चाहिए। हर एक किसी की डिसीजन मेकिंग स्टाइल होती है, अलग अलग होती है। तो ये फैक्टर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या उसके फाइनल आउटकम को अफेक्ट करते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर जो है उसके इंटरेस्ट अलग है, तो तुम कंपनी में वो डिसीजन नहीं ले सकते जो तुम चाहते हो, क्योंकि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट अलग है, उसने पैसे लगाए तो उसके हिसाब से भी करना पड़ेगा। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स होते हैं कुछ कुछ जिसके हिसाब से अपन नहीं कर सकते। जैसे अगर तुमने इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जाके सोचा कि ये मैं अगर जोक मार दूँ और चल जाएगा, तो नहीं चलता ना। कल्चरल सोशल नॉर्म्स अलग है, उनके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हें करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और कल्चर्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लीगली जो तुम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, और रिक्वायरमेंट्स, अगर तुमने एक पिज़्ज़ा की दुकान खोली एंड तुम्हारे मन में आ गया कि इसका नाम मैं अगर डोमिनोज रख दूँ और चला दूँ तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि लीगल है, वो ट्रेडमार्क है उनका, तुम नहीं रख सकते। लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ, तुम वो नहीं कर सकते तो ऐसे अफेक्ट करता है डिसीजन। इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये सब अफेक्ट करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप थिंक, लीडरशिप एंड पीयर प्रेशर। अब देखो, ग्रुप भी अफेक्ट करता है, तुम्हारे ग्रुप में जो जो लोग हैं, ग्रुप क्या सोचते हैं तुम्हारे डिसीजन के बारे में। लीडरशिप एंड पीयर प्रेशर होता है एक, अगर उसने एक चीज़ करी, पीयर प्रेशर पता होगा तुमको पीयर प्रेशर क्या है। किसी ने एक चीज़ करी तो तुम्हारे मन में भी पीयर प्रेशर आता है कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए यार ये होता है पीयर प्रेशर। तो टूल्स एंड टेक्निक ऑफ डिसीजन मैनेजमेंट, तुम्हारे पास कौन से टूल्स है, किसके मदद से तुम डिसीजन ले सकते हो, बहुत अच्छा टॉपिक है। फर्स्ट, स्वॉट एनालिसिस, पहले ही हमने देख लिया है स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसमें ये सब इन्वॉल्व होते हैं कि तुमको स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलती है, अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती है, थ्रेट क्या क्या वो पता चलती है। एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वे फाइनेंशियल और ओवरकम गेन्स वर्सेस कॉस्ट। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पता चलता है कि फाइनेंशियल और आउटकम्स गेन्स वर्सेस कॉस्ट, मतलब तुमको कितना गेन हो रहा है और तुमको वो कितना कॉस्ट कर रहा है, ये एनालिसिस होता है किसी भी डिसीजन का। मतलब मोस्टली बिजनेसेस में ऐसा होता है। पैरेटो एनालिसिस, फोकस ऑन मोस्टली इम्पैक्टफुल कॉजेस। पैरेटो एनालिसिस मैंने बचपन में पढ़ा था। 80-20 रूल, ये देखा हुआ लग रहा है। फोकस ऑन मोस्ट इम्पैक्टफुल कॉजेस, 80-20 रूल, इसके बारे में मैं ढंग से बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझ लो कि 20%, 80% कुछ तो भी 20% इन्फॉर्मेशन से 80% डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं होता कि तुम टोटल 100% इन्फॉर्मेशन निकाल पाओ, नहीं तो बाकी तुमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ तो भी रहता है। ये इम्पैक्ट, फोकस ऑन मोस्ट इम्पैक्टफुल कॉजेस, हाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगा उसके ऊपर अपन काम करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिव आइडिया जनरेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो सबको पता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ निकलते हैं, बढ़िया होता ही है। डेल्फी टेक्निक, अब डेल्फी टेक्निक क्या है। एक्सपर्ट कॉन्सेस वाया मल्टीपल एनोनिमस राउंड्स। अच्छा, डेल्फी टेक्निक ये होती है कि एक्सपर्ट्स आते हैं और मल्टीपल अनोनिमस राउंड्स होते हैं बहुत सारे, उसमें हर किसी का विचार सुना जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन ट्री होता है, मैप आउट। डिसीजन ट्री क्या होता है, मैप आउट डिसीजन पाथ्स एंड पॉसिबल आउटकम्स। इसमें एक मैप बनाया जाता है जिसमें एक चीज़ करने के डिसीजन सारे लिख दिए जाते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है बढ़िया,
उसमें एक प्रॉब्लम लिखी जाती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डिसीजन बताओ। सब अपने अपने मन से डिसीजन बताते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे ट्री बनाते हैं वो लोग कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के इतने रिसोर्सेस है और इतने डिसीजंस हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स फिर देखते हैं और बेस्ट वाला फिर चूज़ करते हैं उसमें से। सेवेंथ, सिक्स थिंकिंग हैट्स। एडवर्ड दे बोनो ने सिक्स थिंकिंग हैट्स बताई थी। ये हैट्स क्या क्या, वाइट मतलब फैक्ट्स, रेड मतलब इमोशन, ब्लैक मतलब कॉशन, येलो मतलब पॉजिटिविटी, ग्रीन मतलब क्रिएटिविटी और ब्लू मतलब कंट्रोल। ये शायद एमसीक्यूज में आ सकता है या फिर 4 मार्क्स वाले में आ सकता है कि एडवर्ड्स के हैट्स क्या क्या थे। वाइट मतलब क्या मतलब होता है, फैक्ट्स, रेड इमोशन, ब्लैक कॉशन, येलो पॉजिटिविटी और ये क्रिएटिविटी कंट्रोल। देख लो। अब स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे तुम इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हो, ये पक्का 8 मार्क वाले में आएगा। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखो, पहले प्रोसेस बताई थी, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज है। ये सेम उसकी जैसा ही हो गया, लेकिन ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये 8 मार्क वाले में आएगा। तो देखो, सबसे पहले क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो कि प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए। गैदर रिलेटिव डाटा, रिलेवेंट डाटा। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम मिलने के बाद तुमको सबसे पहले प्रॉब्लम का डाटा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुमको नॉलेज होनी चाहिए डिसीजन लेने से पहले। जनरेट मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, ये भी अभी देखा कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा आने के बाद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स देखने पड़ते हैं कि कौन से इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है। एवेल्यूएट द एविडेंस ऑब्जेक्टिवली। तो एविडेंस जो जो है तुम्हारे पास, उसके हिसाब से उसको बराबर इवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक है। कंसिडर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वही कि अगर ये डिसीजन मैंने लिया तो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जाके इस पर क्या इम्पैक्ट करेगा। इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर्स होते हैं इन्वॉल्व। स्ट्रक्चर्ड टूल्स यूज़ होते हैं। मिनिमाइज बायस एंड इमोशनल इन्फ्लुएंस। ऑफ कोर्स अगर अगर ये स्टेप्स अगर लेंगे तो बायस्ड डिसीजंस नहीं आते। किसी के इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। अडॉप्ट अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। कोई डिसीजन अडॉप्ट करने के बाद उसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। टेक अकाउंटेबिलिटी, चालू कर दो भाई, अकाउंटेबिलिटी लो और काम चालू कर दो। इवेल्युएट कंटिन्यूसली, फिर अकाउंटेबिलिटी में आने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेल्युएट करो कि कैसा काम कर रहा है ये। अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन, जल्दी में डिसीजन लेना नहीं चाहिए। कोई भी डिसीजन पहले सोचो, विचार करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। जल्दबाजी का काम शैतान का। लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हैं उससे सीखो और डिसीजन उसके हिसाब से बनाओ। अब लिमिटेशंस क्या है एविडेंस इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के, ये भी शायद 8 मार्क के लिए आएगा, ये भी पढ़ना ही पड़ेगा। इन दोनों में से शायद और में आ सकता है, क्या बता। लिमिटेशंस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट, कॉमन लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारे हैं, इसमें से कोई 8 भी लिख सकते हो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है डिसीजन कैसे लोगे तुम। सो एक लिमिटेशन है। टाइम प्रेशर, कभी कभी टाइम बहुत कम होता है, जल्दी लेने पड़ता है तो डिसीजन कभी कभी गलत भी हो सकता है। कॉग्निटिव बेसिस ये मैं सर्च करके बताऊंगा, लेकिन ऐसा समझ लो अभी तुम, कॉग्निटिव मतलब से जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, वैसे लिमिटेशंस। इमोशनल इन्फ्लुएंस, कोई किसी से इमोशन जुड़े हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है और डिसीजन प्रॉपर नहीं लिया जाता तो बाद में जाके नुकसान करता है ये। ग्रुप थिंक जब तुम करते हो, ग्रुप में सोचते हो तो बहुत टाइम पास होता है और डिसीजन लेने में बहुत कंपनी का टाइम वेस्ट होता है। ओवर कॉम्प्लिकेटेड पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कभी कभी कोई ओवर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर ध्यान रखनी पड़ती है, प्लेस, पीपल, रिसोर्सेज सब कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा सा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑफकोर्स डिसीजन अच्छा नहीं ले पाएगा। एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये बढ़िया चीज़ है। जब कोई दो धुरंधर या कोई जिसके पास बहुत एक्सपर्ट है अपने फील्ड्स में, या फिर कोई भी, किसी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। किसी का इंटरेस्ट अलग है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, किसी का इंटरेस्ट अलग है तो वो अपने हिसाब से लेगा, लेकिन अपने को डिसीजन तो एक ही लेना है ना। तो दोनों के इंटरेस्ट में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें लिमिटेशन आती है थोड़ी सी। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी बोला मैंने, कोई डिसीजन लिया तो उसमें रिसोर्सेज तुम्हारे पास कम लिमिटेड है तो फिर ये एक प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, लीगल, पॉलिटिकल, ये भी अभी देखा।
एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स लीगल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर थोड़ा कल्चरल होते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कोई भी डिसीजन में रिस्क और अनसर्टेनिटी तो होती है। एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, एनवायरमेंट किसी चीज़ का कैसा है, एक डिसीजन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपना यूनिट 3 ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं यूनिट 4 में। बाय बाय।